Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर सीरीज चल रही है, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और जनरल साइंस की, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं पूरे ज़ोर शोर से फॉर ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके लिए आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं जो लाइव चल रहे हैं वो तो लाइव चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। और ये जो कोर्स था हमारा शुरू हो चुका था, 12 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। अगर आपको अभी भी एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हो और you can get the benefit of this live plus recorded course, right? तो let's begin with the session of question number 1। आपको करना सिंपल इतना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको मैं 10 सेकंड दूंगा, मुश्किल क्वेश्चन में 20 सेकंड देंगे और यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो ABCD एंड अपना जो स्कोर है उसको भी आप मेक श्योर कीजिए कि आपके इतने सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं, सो दैट यू विल गेट अ इंस्टेंट मोटिवेशन ऑल्सो, राइट, आपके हार्ड वर्क का। Let's begin with this question number 1. An iron needle sinks in water. An iron needle sinks in water, whereas a ship made up of iron floats on it. Because what is the reason behind it? The edge of the needle is pointed. Edge of the needle is pointed. The ship is flat. The ship is driven by the powerful engine. The specific gravity of the needle is greater than that of water displaced by it. अंडरस्टैंड। सो आप मुझे ये बताएंगे कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास है गिन के 10 सेकेंड, ठीक है, ओके। एक आयरन नीडल है, जनरल स्टडीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, आई थिंक हर एग्ज़ाम के अंदर चाहे कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे आपके पास आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस, और आजकल के टाइम पे अगर जनरल साइंस के सवालों को टफ करना है तो द एग्जामिनर वुड आस्क यू फ्रॉम द +1 +2 NCERTs, राइट। सो वो भी हम लोग बीच बीच में कवर करेंगे ही करेंगे, ओके। सो द आयरन नीडल सिंक्स इन वाटर वेयर एज शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन इट because the specific gravity of a needle is greater than that of the water जो इसके द्वारा डिस्प्लेस होता है, इस नीडल के द्वारा डिस्प्लेस होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, इट इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द नीडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, जो इसके द्वारा डिस्प्लेस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? इट इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जितना उससे वाटर डिस्प्लेस होता है उससे ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। दैट इज द रीज़न फॉर देयर this phenomena. Now next question देखते हैं। The cloudy nights are warmer than the clear nights. ये geography plus environment plus science, ये तीनों के सवालों का क्वेश्चन है। देखिए, cloudy nights are warmer than the clear nights because of clouds prevent escape of radiation of heat from the ground and air, absorb the sunlight in the day and radiate the same in the night. Clouds make the atmosphere damp and generate heat. Clouds obstruct the movement of air which creates heat. Now you have to tell the correct answer, ठीक है। It comes under the category of, मैं ये भी बताता रहूँगा कि कौन सी कैटेगरी ये सवाल में आता है, बिकॉज आपने हमेशा याद रखना है कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू टारगेट इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस। बट अगर मेरिट लिस्ट में नाम आना है तो उसमें आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में भी आपको इंश्योर करना है कि मेरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में भी 30-40% सही सवाल हों। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ईजी क्वेश्चन, तो ये तो सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। सो cloudy nights are warmer than the clear nights because the cloud prevents escape of radiation of heat from the ground and the air. This is the reason, right? तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। देखिए, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, टेरेस्ट्री मतलब अर्थ जो है वो वापस जब भेजती है अपनी हीट, ठीक है, तो वो हीट को ये ट्रैप कर लेते हैं क्लाउड्स, और इस वजह से काफ़ी ये चीज़ देखने को मिलती है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
food gets cooked faster in pressure cooker because it comes under the easy category question. सिंपल, बिकॉज ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ. ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी के एग्जाम्स में. तो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर. वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर. Water boils only at 100 degrees Celsius. The heat content is higher at high pressure. Convection currents are set inside the cooker. Now answer this question. Answer बताइए इस question का. देखिए, सो फूड जो है वो जल्दी प्रेशर कुकर में कुक हो जाता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर जब हाई हो जाता है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली प्रेशर इज इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. गे ल्यूसैक लॉ के हिसाब से तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो दैट इज़ द रीज़न कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से प्रेशर कुकर में राइस जो है जल्दी कुक हो जाती है. इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट क्लोथ्स इन समर, बिकॉज इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर द वाइट क्लोथ्स इन समर्स. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो भी है, बहुत आसान सवाल है. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे मेक श्योर कि वो करेक्ट आंसर दे. दे रिफ्लेक्ट द हीट फॉलिंग ऑन देम. They radiate heat transferred from the body. They absorb perspiration and they are soothing to the eye. They are soothing to the eye. गर्मियों में white clothes क्यों comfortable होते हैं? Okay, so it comes under this कि बिकॉज वाइट क्लोथ्स रिफ्लेक्ट हीट फॉलिंग ऑन देम. सो वो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते. ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा लगती है. और एंड दे एब्जॉर्ब द लीज फ्रॉम द सन. दैट इज द रीजन. अंडरस्टैंड? तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि वाइट क्लोथ्स जो है वो इस तरीके से करते हैं. नाउ ऑफ द टू बल्ब्स इन द हाउस, वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर. Two bulbs in the house, one glows brighter than the other. Which of the following statements is correct? ठीक है, the brightness does not depend on resistance. The brightness does not depend on resistance. Both bulbs have the same resistance. The brighter bulb has larger resistance. The dimmer bulb has larger resistance. Now tell me what exactly the answer. Now दो bulbs हैं, बट एक बल्ब ज़्यादा ब्राइट करता है दूसरे के कंपैरेटिवली. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जी बताइए. देखिए, जो ब्राइटर बल्ब है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये तो गलत हो गया पूरा का पूरा. ठीक है, और ब्राइटनेस डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, ये सही है, बट ये गलत उल्टा लिख दिया है. अब डिमर बल्ब की ज़्यादा रेजिस्टेंस है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. तभी तो वो कम ब्राइट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी, इसीलिए. तो पावर ऑफ द बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अंडरस्टैंड? ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम बल्ब की पावर, ब्राइटनेस कम रहेगी. राइट? रेजिस्टेंस होता क्या? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट. अंडरस्टैंड? तो इतना आप ध्यान देंगे. चलो नेक्स्ट सवाल. फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है इट इज प्रेफर टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज. ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ अ लार्जर लाइट एमिटिंग सरफेस. वोल्टेज फ्लक्चुएशन डू नॉट अफेक्टेड इन अ ट्यूब. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड नन ऑफ द अबव. जल्दी बताइए, फ्लोरेसेंट ट्यूब को हम लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के मुकाबले? जल्दी. ओके, सो इट इज जस्ट बिकॉज जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में.
ठीक है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और साथ ही साथ इसकी जो इनर वॉल्स होती है ट्यूब की इज कोटेड विद द फॉस्फोरस, इट इज कोटेड विद द फॉस्फोरस, ठीक है, विच इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ब्राइट लाइट, जो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्राइट लाइट में। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट, जो इनर वॉल होती है फ्लोरेसेंट की इज कोटेड विद द फॉस्फोरस विच इमीडिएटली ट्रांसफर इनटू द ब्राइट लाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जेट इंजन और रॉकेट के बीच में बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जेट इंजन जो होते हैं दे यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, दे यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो ऑन, इज अनसुटेबल फॉर द मोशन इन स्पेस। ठीक है, रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द गैस फॉर्म एज अ फ्यूल, इन द गैस फॉर्म एज अ फ्यूल। सो आप इस सवाल को कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, देन वील आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, consider the following statement in respect of jet engine and rocket. A jet engine uses the surrounding air for its oxygen supply, so is unsuitable for the motion in space, and a rocket carries its own supply of oxygen in the gas form as a fuel, right? Which of the following statement is correct? ठीक है, सो इट इज बोथ द स्टेटमेंट इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपने जो आंसर दिया है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, अब दोनों स्टेटमेंट बताइए। द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ओके, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग वो आपको पता होगा। द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन रेड शिफ्ट ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सी, तो ये क्यों हो रहा है? इट इज बेस्ड ऑन द रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सी। आंसर दीजिए, ए बी सी डी दोनों में, चारों में से कोई भी आंसर दीजिए जो आपको लगता है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। इज इट बिकॉज ऑफ द रेड शिफ्ट ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सी? इज इट लाइक दिस वे? टेल मी द आंसर। okay okay yes, universe is expanding because on the red shift of the spectra of galaxy. That's absolutely correct, both the statement are correct, one is the correct of second. Electronic motors operating at low voltages tend to burn out because, electronic motors जो है operating at low voltages tend to burn out because they draw more current which is inversely proportional to the voltage. They draw more current which is inversely proportional to the square root of the voltage. They draw heat proportional to square of voltage. Low voltage sets in the electrical discharge. Electronic motors. ओके ठीक है, सो आप बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लो वोल्टेज में ऑपरेट करती है तो दे पॉसिबली बर्न आउट हो सकती हैं। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है बिकॉज ये दे ड्रॉ मोर करंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सो देयर फोर इट इज़ मोर हीट। देखो, जब ज़्यादा कम करंट होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी और विच वुड अल्टीमेटली led to burning out of electronic motors. So ultimately ये कहा जा रहा है कि जब ज़्यादा करंट होगा तो कम वोल्टेज होगी और जिससे क्या है, ज़्यादा हीट जनरेशन होगा। ज़्यादा हीट जनरेशन होगा तो उससे बर्न आउट होने का खतरा ज़्यादा होगा। इफ़ द रॉकेट ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है, इफ द रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ, देन व्हाट वुड हैपन? अगर एक पत्थर हम लोग मून के सरफेस से लेकर आते हैं, तो मून के सरफेस से लेकर आते हैं अर्थ में, तो देन व्हाट वुड हैपन? इट्स मास विल चेंज, इट्स वेट विल चेंज, बट नॉट इट्स मास। बोथ मास वेट विल चेंज, या मास वेट दोनों के दोनों सिमिलर रिमेन रहेंगे, वुड रिमेन द सेम। अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए।
If a rock is brought from the surface of the moon to the earth, then what would happen? देखिए आपको पता है मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है. मास जो होता है वो रिमेन्स द सेम रहता है, इट वुड रिमेन द सेम, वेर एज जो वेट है वो वेरिएबल कर जाता है अकॉर्डिंग टू it depends upon the acceleration due to gravity. So weight depends upon the acceleration due to gravity. अगर g चेंज रहेगा तो वेट भी चेंज होगा, बट मास जो है इट इज इनवेरिएंट, इनवेरिएबल है, ये चेंज नहीं होता, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज. सो सिंपली अगर हम लोग बात करें कि रॉक को लेकर आएंगे तो इसका वेट तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इट वुडंट चेंज द मास, मास रिमेन्स द कांस्टेंट, मास सेम रहेगा. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन बताएंगे आप कि वेवलेंथ, एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी, hertz, angstrom, joule, decibel, what should be the correct answer? Now this comes under the category of easy question, not difficult one. तो इसमें आपको easy वाला टाइम मिलेगा, मतलब कि आपको 10 सेकेंड मिलेंगे. Select the correct answer. Now wavelength, एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो इसमें क्या है आपको समझ आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या है हमारा. वेवलेंथ इज व्हाट एग्जैक्टली द वेवलेंथ, जल्दी बताइए. ठीक है. सो यहाँ पे आपका आता है बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन है आपका. जैसे कि आपने वेवलेंथ है, इट इज वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट या ट्रफ, ठीक है. सो इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट या ट्रफ, इट इज वेवलेंथ. और 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज 10 रेज़ की पावर -10 मीटर, एंड देन इट इज joule is the unit of energy, intensity of sound is measured in decibel, तो frequency is hertz, ठीक है. सो ये आपको आंसर, आपका आंसर आ गया होगा. इट इज ए ऑप्शन, दैट इज वेवलेंथ जो है दैट इज रिलेटेड टू 2 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी इज रिलेटेड टू जूल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू डेसिबल, और डेसिबल अगर क्लियर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. मैच द फॉलोइंग, लेस 1 लेस 2 देख लेते हैं. टेम्परेचर, पावर, प्रेशर एंड फोर्स, ठीक है. केल्विन, वॉट, पास्कल एंड न्यूटन. तो टेम्परेचर, पावर, प्रेशर, फोर्स, व्हाट शुड बी द राइट आंसर. चलो, तो अगर आपने प्रेशर पास्कल को बोला, फोर्स न्यूटन को बोला, पावर वॉट को बोला, केल्विन टेम्परेचर को बोला, तो आपका क्या आएगा 1 2 3 4 ऑप्शन. तो आपका है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है. सी क्या है आपका सही करेक्ट है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेस. कॉस्मिक रेस के रिगार्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है. अंडरस्टैंड. सो दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दे हैव very high wavelength, they are made of highly energetic charged particles, they originate from the sun, they originate from the sun. Okay. So which of the following statement is not correct? Not correct.
राइट, दे हैव द हाई फ्रिक्वेंसी, एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉस्मिक रेज है, ये आती है सन से डायरेक्टली, ओरिजिन फ्रॉम द सन, हाईली एनर्जेटिक ऑब्वियसली येस, बट इनकी फ्रिक्वेंसी तो वेवलेंथ हाई नहीं होगी, इनकी वेवलेंथ लो होगी, तो लो वेवलेंथ, दे हैव द लो वेवलेंथ, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये तो गलत होएगी, क्योंकि दे डू नॉट हैव द हाई वेवलेंथ, दे हैव द लो वेवलेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पेंडुलम क्लॉक्स जो है बिकम स्लो इन समर बिकॉज डेज इन समर आर लार्ज of the friction in the coil, the length of the pendulum increases and the weight of pendulum changes। ये सवाल हमने पहली क्लासेस में एक आधी बार किया है, तो इसका आंसर तो आप सही देंगे ही देंगे विदाउट एनी डाउट। देखिए, in summers it becomes slow, reason being the length of the pendulum increases। so summers में क्या होता है, length of the pendulum increase हो जाती है, और इंक्रीज इन द लेंथ इस तरीके से होता है, और अल्टीमेटली स्लो हो जाती है वो। ठीक है, आइस, पीस ऑफ आइस एडेड टू द ड्रिंक कूल्स इट, मतलब पानी में हम लोग ड्रिंक के अंदर कोई भी आइस डालते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, ड्रिंक ठंडी हो जाती है, बिकॉज आइस टेक्स लैटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द कूलिंग ऑफ द ड्रिंक। ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि आइस को जैसे ही ड्रिंक में डालते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ड्रिंक की जो लैटेंट हीट है, हिडन हीट है, वो आइस के अंदर आती है और आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और वो हिडन हीट जब आइस के अंदर आएगी वो मेल्ट हो जाएगी और जो ड्रिंक है वो ठंडी हो जाएगी। इस तरीके से कहा जा रहा है असर्शन रीजनिंग के अंदर। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सो ये क्वेश्चन आप बताएंगे क्या सही होना चाहिए आंसर, जल्दी बताइए। ओके, सो इसका है ए आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ रहा है। इट इज़ वेरी इतना मुश्किल नहीं है, 9th-10th की एनसीईआरटी में आसानी से पढ़ा होता है तो मिल जाता है। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट जो है, लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट्स उसमें दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। रिवॉल्वर, डायनामाइट, लॉ ऑफ कूलिंग एंड लॉ ऑफ प्रेशर, इनको आपने मैच द फॉलोइंग करना है, तो आंसर बताइएगा क्या मैच द फॉलोइंग होना चाहिए। ओके, सो रिवॉल्वर जो है आपको नहीं पता है ना, सपोज आपको डायनामाइट तो पता होगा, एल्फ्रेड नोबल, कहीं से भी पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेशर इज पास्कल, ये भी पता चल जाता है, कूलिंग इज न्यूटन, तो रिवॉल्वर इज कोल्ट। राइट, तो आंसर क्या होना चाहिए, रिवॉल्वर इज कोल्ट। सो ये दो ऑप्शन हो गए, डी प्रेशर पास्कल 2, राइट, ठीक है, ओके, एंड प्रेशर इज पास्कल, दैट मीन्स 2 होना चाहिए इधर। ठीक है, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट, देखो मैं बता देता हूं आपको। देखो, रिवॉल्वर इज कोल्ट, तो ए इज 3, अब ये दोनों में ऑप्शन होगा। डायनामाइट इज एल्फ्रेड नोबल, बी इज 1, तो बी इज 1, ये भी ठीक है। अब कूलिंग जो है इट इज रिलेटेड टू न्यूटन, तो कूलिंग इज रिलेटेड टू न्यूटन, तो सी इज 4, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ लिया, हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। आप अपना जो स्टडी मटेरियल है, चाहे आपने हमारा कोर्स लिया है वहाँ पे आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप अपने लेवल पे अपनी तैयारी कर रहे हैं स्टडी मटेरियल के साथ, जो भी अवेलेबल है आपके पास, उसको ही आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। बट मेक श्योर कि दैट स्टडी मटेरियल नीड्स टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड अप्रोप्रिएट फॉर योर एग्जाम। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज, अगर ये क्लियर है, दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। डेली आप जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं तो डेली आपको एटलीस्ट 3 घंटे 4 घंटे देने चाहिए, मिनिमम 3 घंटे दीजिए, मैक्सिमम आप जितना मर्जी दे सकते हैं। और तीसरी एडवाइस यही है कि
देखो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जनरल साइंस, ये दो होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर। अगर ये दो में आपने कमांड कर लिया, दैट मीन्स जितने भी बाकी होते हैं, जैसे और भी बहुत सारे जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, ये आते हैं नहीं आते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। पॉलिटी आता है, पॉलिटी गवर्नेंस, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के मेजर हिस्से होते हैं। सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ यू कैन अटेंड दीज लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं, प्रीमियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इनको बस एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कमेंट के अंदर ये लिख दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस में कितने सवाल आपके ठीक हुए, 7 करेक्ट हुए, ठीक है, 8 करेक्ट हुए, ये सारी चीज़ें जो है आपने लिख देनी है, ताकि आपको जो है मेक श्योर हो जाए कि हाँ आप इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। सो आज के सेशन के अंदर इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। कोई क्वेरी, कोई डाउट, एनीथिंग, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।